हेलो एवरीवन, मैं रुद्रमूर्ति। आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है गोली दर्पण से संबंधित फार्मूला और उसका उपयोग कैसे किया जाता है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में सीधा फार्मूला भी आता है। उस फार्मूला से रिलेटेड चीज़ें जैसे फोकल लेंथ, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, उसको बताऊंगा मैं। उनका साइन कन्वेंशन, चिन्ह परपाटी बताऊंगा, क्योंकि अगर कोई आंकिक प्रश्न आ गया तो आपको साइन कन्वेंशन या चिन्ह परपाटी को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी तो उसके जो आंकिक प्रश्न आते हैं बहुत ईजी रहते हैं। इन सब चीज़ों को बताने के पहले मैं आपको पिछले साल जो वन विभाग में जो एग्ज़ाम हुआ था रेंजर का, उसका एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड फॉर्मूले बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में उस स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन परीक्षाओं में आ सकते हैं उन सब के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आया हुआ एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है ये? प्रीवियस ईयर में आया था, पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स। द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ रेंज ऑफ विजुअल लाइट, इसका हिंदी अनुवाद है दृश्य प्रकाश का संभावित तरंग दैर्घ्य का परास क्या है, रेंज क्या है। तो अगर इस प्रश्न को अगर आप देखोगे तो इसको दो तरीके से बना सकते हो। एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखोगे तो आपको उत्तर वैसे ही मिल जाएगा, और दूसरा तरीका है कि इसको सॉल्व करके भी दिखा सकता हूं मैं। जो आपको अच्छा लगता है वो आप उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर करोगे कि ए सही होगा कि बी सी डी जो भी है, तो उसके लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? वो ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि किसी भी दृश्य प्रकाश में तरंग दैर्घ्य का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। बस इतना नॉलेज है तो आप ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना सकते हो। चलिए करते हैं। तो पहला तरीका क्या, देखिए हमको मालूम है कि दृश्य प्रकाश, ये आपका दृश्य प्रकाश पहले वीडियो में मैंने इसके बारे में, पहला जो वीडियो है वो है आपका जो मैंने अपलोड किया था, उसको आप जरूर देखिए। उसमें मैंने इसके बारे में बताया। फिर भी इस प्रश्न के संदर्भ में फिर से एक बार बताता हूं। देखिए दृश्य प्रकाश मतलब वह प्रकाश जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो होता है बैंगनी रंग से लेकर लाल रंग तक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपका बैंगनी रंग और ये आपका लाल रंग। बैंगनी रंग के बाद ये रंगों का जो पैटर्न होता है ये इस टाइप पर रहता है, आपको नॉलेज होगा। विबग्योर पैटर्न, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपको नॉलेज होगा अच्छी तरह से। ठीक है, अच्छा पहला तरीका क्या है? पहला तरीका आपको बता रहा हूं, दो तरीके बताऊंगा। पहले तरीके से भी आप कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो तरीका अपना सकते हो। पहला तरीका देखिए, पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि बैंगनी रंग का वायलेट से लेकर रेड कलर तक जो बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य होता है वो होता है 400 नैनोमीटर से लेकर लाल रंग का 700 नैनोमीटर। पहली चीज ये बताया था मैंने आपको, किसी भी दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे हम बैंगनी रंग से आगे बढ़ते आते हैं, लाल रंग तक आते हैं, तो उसका जो वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर हो जाता है। अब ये नैनोमीटर क्या है? आपको मालूम होगा कि 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, ये बहुत छोटी इकाई है। ये एटॉमिक डोमेन में यूज किया जाता है। 1 नैनोमीटर का मतलब 10⁹ मीटर। ठीक है, अच्छा तो पहली चीज आपको ये याद है, अगर इतना ही याद है तो ये प्रश्न आपसे बन गया। केवल किसी भी स्टूडेंट को केवल इतना ही मालूम है कि दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर
700 नैनोमीटर के बीच में होता है। अगर इतना बनता है आपसे तो ये प्रश्न आपसे बन गया। कैसे, देखिए, चलिए सबसे पहले आते हैं ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं। इसमें लिखा है कि 0.392.77 मिलीमीटर। ये क्या लिखा है, मिलीमीटर। यहां मिलीमीटर कहीं लिखा है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि दृश्य प्रकाश में जो भी होता है वो या तो नैनोमीटर में होता है या फिर किस में होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है। यही अगर एंगस्ट्रॉम में लिखोगे आप, 400 नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो ये होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, एंगस्ट्रॉम। और ये इसको लिखोगे 700 नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो ये एक जीरो बढ़ जाएगा। और आपको मालूम है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पर ऋण 10 मीटर होता है। इसको लिखा जाता है 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 पर माइनस 10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको इतना ही नॉलेज है तो ये प्रश्न आपसे बन गया। चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 0.392.77 मिलीमीटर। यहां पर मिलीमीटर का जिक्र है नहीं, ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, माइक्रोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हो सकता है। यहां भी क्या दिया, माइक्रोमीटर दिया, ये भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ठीक से लिखिए, 0.7। हाँ, अच्छा, यहां पर डी ऑप्शन में क्या दिया, सेंटीमीटर। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सेंटीमीटर तो होता ही नहीं है। अच्छा, ई ऑप्शन देखेंगे, 0.392.77 मीटर, ये भी नहीं होगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख के आपने अंदाजा लगा लिया कि भैया ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई नहीं होगा। अब ये दो चीजों पर हम ध्यान देते हैं, क्या बी या सी में से कोई हो सकता है। चलिए अब इसमें भी हम नेगेटिव मार्किंग के बेस पे बताएंगे कौन सा नहीं होगा। देखिए, मेरे को मालूम है कि ये जो सी दिया है 0.39 माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर नहीं होगा, नैनोमीटर होगा। ये सॉरी, ये नैनोमीटर स्टूडेंट, ये नैनोमीटर है, मैं गलत लिख दिया, ये नैनोमीटर है, नैनोमीटर। यहां पर लिखा हुआ है 0.392.77, क्योंकि मीटर तो यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, यहां इसी ऑप्शन को यहां नोट कर दिया था सी में, तो यहां नैनोमीटर है। पहले में मिलीमीटर है, ये नहीं होगा। दूसरा वाला, इन दोनों में से कुछ हो सकता है, क्योंकि नैनोमीटर रेंज में आता है। ठीक है, माइक्रोमीटर का देखेंगे, डी ऑप्शन तो होगा नहीं, सेंटीमीटर दिया है। ई ऑप्शन क्या है, ये मीटर दिया, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों को चेक करते हैं। अब सी ऑप्शन को, ऑप्शन सी को चेक करते हैं स्टूडेंट। देखिए ऑप्शन सी क्या है, सॉरी ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी है पॉइंट, यहां पर लिखा है 0.39 नैनोमीटर टू 0.77 नैनोमीटर। लेकिन आपको यह मालूम है कि भैया जो वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर, यहां पर लिखा है 0.39 नैनोमीटर, तो ये तो होगा नहीं। अगर यहां पर ऐसा लिखा रहता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, तो ये निश्चित तौर पर ये ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन यहाँ 400 ना लिख के, यहाँ पर सी ऑप्शन में 400 ना लिख के 0.39 लिखा है, तो ये भी नहीं होगा। तो कोई भी स्टूडेंट जो केवल इतना ही जानता है कि भैया हमको ये मालूम है, किसी वीडियो में हमने सुना था कि सर ने बताया था कि इसका जो रेंज होता है, वायलेट कलर का रेंज होता है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर। तो ये 400 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर नहीं दिया, 0.39 नैनोमीटर से 0.77, ये भी नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पहला तरीका ये, अगर किसी भी स्टूडेंट को थोड़ी सी अगर बुनियादी जानकारी है ना, बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो वो इस क्वेश्चन को बना सकता है। अब प्रश्न आते हैं कि बचा क्या हमारे पास, ये नहीं होगा, डी ई नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर यही होगा। अब ये क्यों होगा उसका कारण बताता हूं। चलिए देखिए, चलिए यही क्यों होगा मैं आपको बता देता हूं। दूसरा तरीका, आपने ऑप्शन बना लिया, दूसरा तरीका देखिए, यही क्यों होगा मैं आपको बता रहा हूं। भाई आपको ये मालूम है कि जो है बैगनी रंग का से लाल रंग के बीच में जो रेंज होता है, लाल रंग, ये 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर होता है। ठीक है, और 1 नैनोमीटर का मतलब 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में बदलोगे क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है, इसको लिखते हैं 1 स्मॉल एन स्मॉल एम, 10 पर -9 मीटर।
तो यहाँ लिखोगे गुणे 10 पर -9। तो पहले इसी को कर लो, इसका निकल गया तो आ जाएगा आंसर। तो एक का करके देखें, तो 4 गुणे 10 पर 2 घात गुणे 10 पर -9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना हो गया? 4 गुणे 10 पर -7 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये अब माइक्रोमीटर में दिया है, ये आंसर निकाल रहा हूं सॉल्व करके। एक तो मैंने आपको बेसिक तरीके से बता दिया, अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है तो आप ऑप्शन से ही बनाओगे। देखिए, अच्छा 4 गुणे, इसको ऐसा लिख सकता हूं 10 पर -1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, और 1 माइक्रोमीटर इसको लिखते हैं म्यू, स्मॉल म्यू एम। 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 पर -6। तो अब हमारा आंसर क्या होगा? देखिए स्टूडेंट्स, हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4 गुणे 10 पर -1, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? माइक्रोमीटर। और ये 4 गुणे 10 पर -1 तो लिखेंगे 4/10 गुणे माइक्रोमीटर। तो इसको डिवाइड करेंगे 0.4 माइक्रोमीटर, तो 0.4 यानी 0.39 माइक्रोमीटर। 0.39 का जो है, जो नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा? 0.4 माइक्रोमीटर। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे आप इसका भी निकाल सकते हो। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो ये हो गई एक पहली बात। जो पिछले साल का एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसको मैंने सॉल्व करने का 2 तरीका बता दिया। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, उसके बेसिस पे इसको सॉल्व कर सकते हो। अब चलिए कुछ मैं एडिशनल क्वेश्चन बताता हूँ इसी लाइट से संबंधित, उसके बाद हम गोली दर्पण के फॉर्मूले पर जाएंगे। ठीक है, आज हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपको बेसिक चीज़ों को बता दूं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। चलिए अब दूसरा, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए इसके बाद हम लोग जो है जो बात करेंगे, कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, इसी लाइट से संबंधित है, वो आपको बता देता हूं। उसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे, उसके सूत्र के बारे में। बस ये इतना कर दिया जाए तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है, प्रकाश का स्पेक्ट्रम, तो इसमें 2 भाग होता है। एक होता है दृश्य प्रकाश और दूसरा होता है अदृश्य प्रकाश, यानी विजुअल लाइट, विजिबल लाइट, और ये होगा इनविजिबल लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, जो दिखाई देने वाला प्रकाश है वो बैंगनी रंग से लेकर लाल रंग तक रहता है। इसका 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। या इसको एंगस्ट्रॉम लिखो तो 1 जीरो बढ़ा दोगे, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ये आपको याद रखना चाहिए, काम आएगा। ठीक स्टूडेंट, ओके। अदृश्य प्रकाश में 2 भाग होते हैं। लाल रंग के नीचे, बैंगनी रंग के ऊपर होता है पराबैंगनी, पराबैंगनी प्रकाश, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट। अच्छा, अदृश्य प्रकाश में दूसरा भाग आता है आपका अवरक्त प्रकाश, या इसको बोलते हैं इंफ्रारेड IR लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नॉलेज होना चाहिए। ये दिखाई नहीं देता, पराबैंगनी नाम से स्टार्ट क्लियर है कि ये बैंगनी रंग के ऊपर होता है और अवरक्त विकिरण लाल रंग के नीचे रहता है। ये दूसरी बात हो गई। अच्छा, उसके बाद आपको और क्या जानना चाहिए? आपको ये जानना चाहिए कि प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा तरंग दैर्घ्य व आवृत्ति में संबंध, आवृत्ति में संबंध। ठीक है स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूं। देखिए फॉर्मूला को तो सिंपल है कि प्रकाश की जो ऊर्जा होती है इस सूत्र से दी जाती है, मैक्स प्लैंक है, E बराबर h न्यू। h है प्लैंक नियतांक। इसको आप बहुत ज़्यादा डिटेल में लेने की जरूरत नहीं, केवल आपको MCQ बनाने के बता रहा हूं ताकि आपको रिलेशन याद हो जाए। और न्यू क्या है? आवृत्ति है।
और ई क्या है? ऊर्जा। ई क्या है स्टूडेंट? ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है देखिए, प्रकाश की चाल और आवृत्ति और वेवलेंथ में ये संबंध होता है। ठीक है ना, तो ये अगर न्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? c/λ। तो अगर ये फॉर्मूला के बेस पे मैं 3 चीजें आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए, प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 2 भाग होते हैं, ये। अब देखिए, एक और चीज आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में आएगा आपका। क्या है देखिए, ऊर्जा और आवृत्ति का कैसा संबंध है? प्रकाश की ऊर्जा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। आवृत्ति के यानी अधिक, ये ऐसा, अधिक आवृत्ति अधिक ऊर्जा, कम आवृत्ति कम ऊर्जा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, तो अभी आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, दूसरी बात क्या है? अच्छा, अब चलिए भाई स्टूडेंट, आइए, E बराबर H, न्यू की जगह पर c/λ रखूंगा, तो ये पता चल रहा है कि ऊर्जा का तरंग दैर्ध्य से उल्टा संबंध है। c प्रकाश की चाल है, c प्रकाश की चाल जो कांस्टेंट होती है, जो बदलती नहीं है अगर वैक्यूम में जा रहा है। तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, रेंजर या CGPSC जो भी एग्जाम, उनको बस फैक्ट्स याद रखना है, उसके बेस पे पूरे MCQ आपसे बन जाएंगे। उसके बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है। प्रकाश की ऊर्जा यानी अधिक ऊर्जा, अधिक आवृत्ति अधिक ऊर्जा, कम आवृत्ति, ये देखो ये नीचे जा रहा है, मतलब ये भी नीचे जाएगा। चलिए, दूसरी बात क्या है कि ऊर्जा का तरंग दैर्ध्य से उल्टा संबंध है। देखिए, ये ऊर्जा और वेवलेंथ नीचे आ गया तो उल्टा, तो इसका मतलब क्या हुआ? अधिक वेवलेंथ मतलब कम ऊर्जा, और कम वेवलेंथ मतलब अधिक ऊर्जा। समझिए आप, अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी कुल मिलाकर अधिक वेवलेंथ का मतलब कम ऊर्जा और कम वेवलेंथ का मतलब अधिक ऊर्जा। ये दूसरा रिलेशन हुआ, याद रखिए, इसको काम आएगा, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, आवृत्ति और वेवलेंथ में क्या संबंध होता है? देखिए स्टूडेंट, V बराबर c/λ, ये तो कांस्टेंट है, तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ, यानी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का उल्टा संबंध होता है। तरंग दैर्ध्य का उल्टा, यानी अधिक वेवलेंथ कम आवृत्ति, कम वेवलेंथ अधिक आवृत्ति। तो ये चीजें हैं, तो इतना ही आप याद रखिए, तो आपको क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन आपको बताता हूं कैसे आता है। चलिए, एक क्वेश्चन करने के बाद हम स्फेरिकल मिरर के फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, वो भी बहुत ईजी है। चलिए क्या बोल रहा है, देखिए, आपको दिया रहेगा कि निम्न को, क्वेश्चन है ये, निम्न को उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के रूप में लिखिए, ऐसा करके देगा। ठीक है, पहला ये, एक दूसरा एनर्जी का भी देख लेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब फिर बना लेते हैं भैया, ये आपका बैंगनी रंग है और एक लाल रंग है। ये लाल रंग के नीचे जो होता है IR होता है, अवरक्त विकिरण होता है, और यहाँ पर जो होता है वो होता है अल्ट्रा वायलेट लाइट होता है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी विकिरण, और ये अवरक्त विकिरण। इस अवरक्त विकिरण को हम बोलते हैं ऊष्मीय विकिरण भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें गर्मी पैदा होता है, ऊष्मीय विकिरण भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये पैटर्न याद कर लीजिए आप। पराबैंगनी किरणों में सबसे ये अगर यहां जाएंगे तो यहां कॉस्मिक रेस होता है, उसको हम, उससे मतलब नहीं, हम गामा रेस लेते हैं, गामा तरंगे, गामा रेस, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। उसके बाद एक्सरे, फिर उसके बाद जाएंगे तो बैंगनी रंग, इसका जो वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर। फिर उसके बाद विग्योर पैटर्न है, विग्योर पैटर्न लाल रंग का होता है 700 नैनोमीटर। फिर उसके बाद यहां जाएंगे तो और वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। तो यानी क्या,
लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं चलने पर, 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 यानी यहां पराबैंगनी विकिरण से अपन दृश्य प्रकाश, फिर दृश्य प्रकाश से अवरक्त विकिरण की ओर चले। तो बाएं से दाएं चलने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए, इतना ध्यान रखिए, पूरा बन जाएगा। क्या किसी भी स्पेक्ट्रम में अदृश्य प्रकाश यानी पराबैंगनी विकिरण से दृश्य प्रकाश की ओर चलेंगे तो जो वेवलेंथ है वो बढ़ता जाएगा, फिर दृश्य प्रकाश से और नीचे जाएंगे तो अवरक्त विकिरण आएगा, वहां भी वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। यानी लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। बस वेवलेंथ का अगर कॉन्सेप्ट बनता है तो बाकी ये फार्मूला इसके बेस पे सब निकाल लोगे। अब आपको प्रश्न देगा स्टूडेंट्स, देखिए आपको प्रश्न देगा, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, इसको मिटा देते हैं। प्रश्न क्या देगा, देखिए प्रश्न ये देगा, 4 ठो वेव दे देगा। देखिए एक देगा सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, ठीक है, सूक्ष्म तरंगे, फिर दे देगा दृश्य प्रकाश, फिर एक्सरे, एक्स किरण और गामा रेज को बढ़ते या बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के रूप में लिखिए। ये ज्यादा प्रश्न आने लगा आजकल, रेलवे में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, रेंजर में भी आ चुका है, सीजीपीएससी में आ सकता है। तो इसका पैटर्न मैं आपको सिखा दे रहा हूं, आपको ज्यादा बहुत डिटेल पे नहीं जाना है, बस इसको याद रखो तो अभी बन जाएगा। सूक्ष्म तरंगे, दृश्य प्रकाश, एक्स किरण, गामा रेस को बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के रूप में लिखिए। यह है प्रश्न। तो इसको लिखोगे कैसे, देखिए देखिए मैंने अभी बनाया है। देखिए ये है बैंगनी रंग और ये लाल, इसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। बैंगनी रंग के ऊपर जो होता है पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी प्रकाश लिखिए आप, और यह है आपका अवरक्त प्रकाश, ठीक है। और मैंने बताया लेफ्ट से राइट जाओगे तो वेवलेंथ क्या होगा, लेमडा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाता है। अच्छा, ये सूक्ष्म तरंगें कहाँ होती है, माइक्रोवेव्स। ये माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब होती है माइक्रोवेव्स। सूक्ष्म तरंगें जो होती हैं वो अवरक्त विकिरण क्षेत्र में आता है। ध्यान दीजिए, सूक्ष्म तरंगें अवरक्त विकिरण क्षेत्र में आता है। और एक्सरे और गामा रेस, क्या एक्सरे, उसके बाद गामा रेस और कॉस्मिक रेस को नहीं ले रहे हैं, तो एक्सरे गामा रेस किस क्षेत्र में आती है, पराबैंगनी क्षेत्र में आती है। सूक्ष्म तरंगे, संचार से संबंधित जितनी भी तरंगे, हाई फ्रीक्वेंसी, जो माइक्रोवेव्स हुआ, इंफ्रारेड रेडिएशन हुआ, ये तमाम जो फ्रीक्वेंसी जिनका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, वो सब अवरक्त विकिरण क्षेत्र में आता है। भाई इतना नॉलेज होना चाहिए। तो सूक्ष्म तरंगे कहाँ आती है, सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे अवरक्त विकिरण में आता है, ठीक है। उसके बाद दृश्य प्रकाश तो मालूम है आपको, एक्सरे और गामा रेस कहां आता है स्टूडेंट, पराबैंगनी, ठीक है, पराबैंगनी क्षेत्र में आता है। एक्सरे और गामा रेस पराबैंगनी क्षेत्र में आता है, पराबैंगनी क्षेत्र में आता है, ठीक है। हाँ, अब चलिए, मैंने बताया कि लेफ्ट से राइट जाएंगे वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। तो आपको मालूम है कि पराबैंगनी यानी कि इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, मतलब पहले छोटा वैल्यू, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। इंक्रीजिंग ऑप्शन यही हुआ ना, बढ़ते क्रम में मतलब पहले मिनिमम वैल्यू, फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा वैल्यू और ज़्यादा वैल्यू और सबसे लास्ट में सबसे अधिक वैल्यू। तो अब आपको याद हो जाएगा। देखो माइक्रोवेव्स, तो इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना, बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, बढ़ते हुए क्रम में पहले सबसे पहले छोटा लिखते हैं, उसके बाद उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। सबसे छोटा किसका होगा, देखिए एक्सरे होगा, गामा रेस। आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सरे जो होती है वो गामा रेस के बाद आती है, यानी गामा रेस का जो वेव होगा, गामा रेस का सबसे कम होगा।
फिर इससे थोड़ा ज़्यादा वेवलेंथ होगा एक्सरे का। ठीक, तो ये दो ऑर्डर में आ गया। उसके बाद क्या है, सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे तो बहुत लास्ट में आती है अवरक्त में। फिर उसके बाद दृश्य प्रकाश का, यानी लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, दृश्य प्रकाश आएगा। उसके बाद क्या होगा, दृश्य प्रकाश। और लास्ट में क्या आएगा, जो बचा उसको लिख दीजिए, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सूक्ष्म तरंगे। तो स्टूडेंट आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये जो प्रश्न दिया हुआ था इसमें क्या था, देखिए इसको आपने नोट कर लिया होगा। हाँ चलिए, अब यहां देखिए, अब एक साथ पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज्यादा, सबसे कम वेवलेंथ होता है गामा रेज का। उसके बाद उससे थोड़ा ज्यादा वेवलेंथ होता है एक्सरे का। फिर उससे थोड़ा ज्यादा होगा विजिबल, दृश्य प्रकाश का। और सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा होगा माइक्रोवेव, यानी ये एक्सरे, सॉरी ये गामा रेज, ये हुआ एक्सरे, एक्स किरण, ये है दृश्य प्रकाश, ये है सूक्ष्म तरंगे। ठीक है, तो सबसे कम वेवलेंथ लेमडा, सबसे कम इस रेंज में सबसे मिनिमम, फिर से थोड़ा ज़्यादा, फिर ये ज़्यादा, फिर ये ज़्यादा। ठीक, ये लेमडा के इसमें लिखा हूं मैं। अगर आपसे फ्रीक्वेंसी के इसमें पूछा जाए, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के क्रम में लिखो, तो क्या हो जाएगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी आवृत्ति क्या होगी। देखिए इसको अच्छा से लिख देता हूं स्टूडेंट, इसको ध्यान से देख लीजिए आप। एक पैटर्न को पकड़ लिया तो सब बन जाएगा आपसे। इसको ठीक से लिखता हूं ताकि आपको क्या, एक ही क्वेश्चन में सब बन जाएगा आपसे। बस ये इस चीज का ध्यान रखिए। तो मैं इंक्रीजिंग वेवलेंथ पे लिख रहा हूं, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो लेमडा को बढ़ते हुए क्रम में लिखा हूं, बढ़ते हुए क्रम में। तो जो हमारा प्रश्न था, पहला था क्या, पहला था आपका गामा रेज, गामा किरण, फिर एक्स किरण, एक्सरे, फिर दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। फिर उसके बाद लास्ट में क्या था, माइक्रोवेव। तो हमको जो चार रेज दिया था उसको हमको बढ़ते हुए वेवलेंथ के टर्म में लिखना है। सबसे कम वेवलेंथ होगा गामा रेज का, बढ़ते हुए मतलब कम से अधिक, और सबसे ज्यादा होगा माइक्रोवेव्स का। इसी को अगर आपसे पूछा जाए कि बढ़ती हुई आवृत्ति के क्रम में लिखिए, आवृत्ति के यानी बढ़ते हुए आवृत्ति के क्रम में लिखिए, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि इसका सबसे कम वेवलेंथ है, ये लेमडा के टर्म में और ये आवृत्ति के टर्म में। तो ये सबसे मिनिमम है, फिर ये उसके बाद बड़ा 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 सबसे ज्यादा। तो जिसका मिनिमम आवृत्ति और इसका रिलेशन क्या होता है, कम वेवलेंथ अधिक आवृत्ति, अधिक वेवलेंथ, सॉरी कम वेवलेंथ अधिक आवृत्ति, अधिक वेवलेंथ कम आवृत्ति। तो आवृत्ति के टर्म में पूछा, आवृत्ति और एनर्जी दोनों एक ही चीज होगा, या एनर्जी पूछा जाए या आवृत्ति पूछा जाए, दोनों में एक ही होगा, क्योंकि आवृत्ति और ऊर्जा और आवृत्ति एक दूसरे के समानुपाती, अनुक्रमानुपाती होगा। तो अधिक फ्रीक्वेंसी का मतलब अधिक एनर्जी। तो इसी चीज को एनर्जी के टर्म को, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन होगा, तो सबसे कम वेवलेंथ ये है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका, उसके सबसे ज्यादा ये है। तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक क्या होगा, गामा रेज। तो यहां लिखोगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, इसका उल्टा हो जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी गामा रे की, फिर उसके बाद एक्सरे की, फिर उसके बाद विजिबल की, और उसके बाद माइक्रोवेव की। सबसे अधिक गामा रेज की होगी, क्यों, क्योंकि गामा रे का वेवलेंथ सबसे कम होता है। सबसे कम वेवलेंथ मतलब सबसे अधिक ऊर्जा। तो अगर आपको कोई भी एक चीज मालूम है, वेवलेंथ मालूम है, तो आप उसकी एनर्जी लिख सकते हो। एनर्जी मालूम है तो वेवलेंथ बता सकते हो। अधिक एनर्जी का मतलब कम वेवलेंथ। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो ये फॉर्मूले के बेस पे जो मैं निकाला ऐसे लिख सकते हो। तो आप इसके बेसिस पे लिख सकते हो।
तो ये जो लिखा, अब ये इसको कैसे लिखोगे, वेवलेंथ के टर्म में लिखना है तो ये होगा लेमडा गामा सबसे कम है, उसके बाद एक्सरे का उससे थोड़ा ज्यादा है, इसको ऐसे लिखोगे। फिर ये विजिबल और ये माइक्रोवेव्स IR, लेमडा। तो क्या हो गया, सबसे कम वेवलेंथ गामा रे का, तो सबसे अधिक ऊर्जा गामा में। उसके बाद गामा रेस के बाद जो अगला जो आता है वेवलेंथ वो एक्सरे का आता है ना। गामा रे का, इससे गामा रे की वेवलेंथ जो एक्सरे से कम होती है, तो एनर्जी और वेवलेंथ का उल्टा होता है, तो उल्टा करके लिख दोगे तो आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात। तो ये हुआ आपका प्रकाश से संबंधित। तो जो रेंजर के एग्जाम में जो प्रकाश से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, उसको मैंने एक छोटे से वीडियो में आपको समझाया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये पॉइंट को याद रखिए कि किसी भी पैटर्न में आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो वेवलेंथ क्या होता है, किसी भी प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लेफ्ट से बाएं से दाएं की ओर जाओगे तो उसका तरंग दैर्घ्य बढ़ता चला जाएगा, और तरंग दैर्घ्य बढ़ने का मतलब ऊर्जा कम होती जाएगी। यानी बैगनी रंग के ऊपर जितने भी वेवलेंथ है, जितने भी किरणें हैं, उनका वेवलेंथ बहुत कम होता है, ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए पूछा जाएगा कि इनमें किनका एनर्जी ज़्यादा होगा, पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश या अवरक्त। तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि पराबैंगनी किरणों का जो वेवलेंथ सबसे कम होता है, बहुत कम होता है बाकी की तुलना में, तो जिसका वेवलेंथ कम होगा स्टूडेंट, उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो इसलिए क्या होती है, पराबैंगनी विकिरण की ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि नेचर ने सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण की ऊर्जा जो सबसे ज़्यादा होती है, उनको रोकने के लिए एक ओजोन लेयर का छतरी बैठा दिया है, जिससे जो सूर्य से आने वाली जो अदृश्य प्रकाश, जिसमें अवरक्त विकिरण भी है और पराबैंगनी विकिरण भी है, तो अवरक्त विकिरण को तो आने देता है, दृश्य प्रकाश को भी आने देता है, लेकिन जो एनर्जेटिक या पराबैंगनी विकिरण है उसको ओजोन लेयर या तो एब्जॉर्ब कर लेता है, या तो अवशोषित कर लेता है, या तो उसकी तीव्रता को कम कर देता है। तो धरती तक आते तक जो विकिरण की जो तीव्रता कम हो जाती है, जिससे मानव जाति या हमारे पृथ्वी को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि किसी भी प्रकाश के स्पेक्ट्रम में दो भाग होते हैं, एक दिखाई देने वाला भाग और नहीं दिखाई देने वाला। नहीं दिखाई देने वाला भाग दो प्रकार के होते हैं, एक बैगनी रंग के ऊपर होता है, बैगनी रंग के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट लाइट, और लाल रंग के जो नीचे होता है उसको बोलते हैं अवरक्त विकिरण। ठीक है, या इंफ्रारेड रेडिएशन। जो कम्युनिकेशन जो सिस्टम होता है आपका, मोबाइल, टेलीविजन, सैटेलाइट, जितने भी काम करते हो सब आपके मोबाइल में जो सिग्नल आता है माइक्रोवेव्स का, वो सब अवरक्त विकिरण का होता है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का नहीं होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर आपके मोबाइल के वेव में चला जाए तो आपको मोबाइल को वो खत्म कर देगा, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक होती है। तो ये छोटी सी बात थी जो आपको बताना चाह रहा था। तो खासकर जो रेंजर या CGPSC का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एक बुनियादी चीज़ है कि आप जो है एनर्जी और वेवलेंथ में संबंध देखिए। अधिक आवृत्ति का मतलब अधिक ऊर्जा, अधिक वेवलेंथ का मतलब कम ऊर्जा। ये संबंध आप याद रखिए तो आपसे पूरा बन जाएगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया और लाइट के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताने की कोशिश की। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें गोली दर्पण के बारे में, उसके सूत्र के बारे में आपसे बात करता हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मैं चाहता हूँ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप अपने जैसे जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको फॉरवर्ड करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ये नॉलेज मिले, ताकि वो भी सफलता की ओर अग्रसर हो सके। इन्हीं सब बातों के साथ ये मेरा लेक्चर खत्म होता है। फिर हम अगले वीडियो में गोली दर्पण के सूत्र और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में देखेंगे। थैंक यू।